Hello students, how are you all? Hope you are doing good for your upcoming examination. Well students, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट मैथ्स एंड सीईआरटी क्लास 11 शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम सेट है, सेट नाम याद रखिएगा, सेट्स इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ सेट, फिर सब मैथमेटिकल सेट्स, कुछ मैथमेटिकल सेट्स के बारे में जानेंगे। फिर आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसमें एक टॉपिक होगा बिलोंग्स टू, उसको पढ़ेंगे। एंड देन द लास्ट टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें एक है रोस्टर फॉर्म, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक और है सेट बुइल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेल जहां तक बात किया जाए इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज एक क्लास 11 से लेके थ्रू आउट हम लोग 12 तक जब जाएंगे तब तक हर मैक्सिमम चैप्टर्स में इसका बात होगा, चाहे वो कैलकुलस हो, फिर चाहे वो आईटीएफ हो, वहां पर भी सेट के बारे में कुछ बात होगा। फिर हम चाहे पढ़े वहां पे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट क्लास 12 में, तो वहां पर भी इससे रिलेटेड सेट के डेफिनेशंस कुछ लिए गए हैं। तो निश्चित ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और फिर प्रोबेबिलिटी में भी ठीक ठाक इसका काम है, सबसेट वगैरह। तो निश्चित ही क्लास 11th का ये जो चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, यह पूरे बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो आई विल होप कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, कि सेट क्या होता है। इंट्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ही हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग चैप्टर का नाम सेट है, सेट पढ़ रहे हैं, तो आखिर में ये सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हमारे दिमाग में निकलता है वो ये आता है कि सेट क्या होता है। तो हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन राइज होता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज अ सेट। एक सेट क्या है, व्हाट इज अ सेट। तो वैसे तो सेट मतलब कहा जा सकता है कि समूह, ऐसे कहा जा सकता है, बट अब समूह में कई तरीके के प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि किसी विलेज में रहने वाले विलेजर्स का एक ग्रुप लेते हैं, तो वो जो पूरा ग्रुप आएगा उस गांव में सभी विलेजर्स आ जाएंगे। अब उन सभी विलेजर्स में हो सकता है कि कुछ 10 साल तक के बच्चे हों, कुछ 20 साल के हों, कुछ 25 के हों, कुछ महिलाएं हों, कुछ बहुत बूढ़े लोग हों, उसमें से कुछ ऐसे हों जो ग्रेजुएट हो गांव में, कुछ ऐसे होंगे जो हाई स्कूल तक ही पढ़े होंगे। तो अलग अलग कैटेगरी उनका होगा। और अगर हम लोग उस पूरे कलेक्शन में से, जैसे पूरे गांव वालों में से अलग अलग कैटेगरी वाइज, एक एक क्वालिटी वाइज अगर हम सबको सेपरेट कर लेते हैं, तो ऑल ओवर हमारे पास अब एक ऐसा कलेक्शन बनेगा जो एक जिसका एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, जो एक वेल डिफाइंड है, जो अच्छी तरीके से डिफाइंड है। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं क्या, कि जो सेट होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे इसका अगर कहा जाए कि सेट क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग बात यहाँ पे आते हैं कि कलेक्शन तो है, ओके ठीक है, कलेक्शन हम लोग ले लेंगे, लेकिन जो पॉइंट निकल के आता है वेल डिफाइंड, इस पॉइंट को अगर हम लोग समझ लेंगे तो अच्छे तरीके से सेट का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अब वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोग मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा था गाँव में, कि गाँव के सभी लोग एक साथ लिए तो वो तो एक पूरा कलेक्शन हो गया। लेकिन अब उस कलेक्शन में सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी होगी, और उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन पे वो स्पेशलिटी कॉमन होगी। जैसे कि अब हम उसमें से 15 to 20 ईयर्स वाले सभी लोगों को ले लें, तो वो एक पूरा कलेक्शन बन गया। फिर अब हम उस गांव में से जितने भी लोग हैं उसमें से जितने ग्रेजुएट हैं उनको एक तरफ लिख दें, वो भी एक कलेक्शन हो गया। उस गांव में जितनी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको एक तरफ कर दे, वो भी एक कलेक्शन हो गया। तो ऑल ओवर बात ये आ रहा है कि जो भी कलेक्शन निकल के आ रहा है उन सब में एक पॉइंट कोई ना कोई कॉमन रह रहा है, और वही उसका क्या है, डेफिनेशन है उस कलेक्शन का। तो आप निश्चित तौर से आप समझ पा रहे होंगे कि वेल डिफाइंड आखिर में क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट जो
पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ये भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग कि which does not change पर्सन टू पर्सन। थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोई किसी लड़के से हमने मान लीजिए कि उसका नाम सोनू है या राम है, चलिए उसका नाम राम है। मैंने राम से पूछा कि तुम वर्ल्ड के टॉप 5 जो बेस्ट बैट्समैन हैं उनका नाम बताओ। तो हो सकता है कि वो डॉन ब्रैडमैन का नाम बताएगा, हो सकता है कि वो विवियन रिचर्ड्स का नाम बताएगा, हो सकता है सचिन तेंदुलकर का नाम बताए, हो सकता है रिकी पोंटिंग का नाम बताए, ऐसा हो सकता है। टॉप 4 जो कहते हैं फेवरेट 4। फिर अगर कोई और है जिसका जनरेशन थोड़ा सा चेंज है, जो नए जनरेशन का है, मान लीजिए उसका नाम रॉकी है, और इससे हम लोगों ने पूछा कि तुम जो है अपने फेवरेट 4 बैट्समैन का नाम बताओ। तो हो सकता है कि वो विराट कोहली का नाम ले, हो सकता है कि वो रोहित शर्मा का नाम ले, हो सकता है वो जो रूट का नाम ले, हो सकता है वो केन विलियमसन का नाम ले। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड्स टॉप 4 बैट्समैन हैं उनका जो नाम है वो तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये तो कलेक्शन हो रहा है कि टॉप 4 बैट्समैन ये भी है, टॉप 4 बैट्समैन ये भी है, दोनों का डेफिनेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी टॉप 4 बैट्समैन हैं, ये भी टॉप 4 बैट्समैन है, और अगर किसी से पूछा जाए तो हो सकता है कि उसका भी व्यू कुछ अलग होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये जो इनका जो डेफिनेशन है टॉप 4 बैट्समैन का, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। सो दैट इसको हम लोग कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो वेल डिफाइंड होगा उसका मतलब होगा कि वो चेंज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आखिर में वेल डिफाइंड तो होगा क्या, ये नहीं है तो क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कह देते हैं किसी से पूछते हैं, सोनू मान लीजिए कोई लड़का है, उससे पूछते हैं कि तुम जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में उनके नाम बताओ। तो वो बताएगा ए ई आई ओ यू। फिर कोई और लड़का है मोनू, अगर उससे भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा ए ई आई ओ यू। और यही नहीं, जिससे भी हम लोग पूछेंगे वो हर बार यही बताएंगे कि जो वॉवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू ही होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो है, ये इसका एक डेफिनेशन है कि ये वॉवेल है और ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है और ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। सो अब हम लोग इस पॉइंट पे चलते हैं। एक अब यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट क्लियर होता है क्या, सेट इज a well-defined collection of objects. Here, well-defined means which does not change person to person. So, आप लोग इसके बाद इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो हम लोग का अगला पॉइंट था कि अभी हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट्स, अभी भी हम लोग को सेट के बारे में थोड़ा सा जानना है। उसके बाद अब जो सेट तो ये जान गए, अब आखिर में सेट को हम लोग कैसे नोट करेंगे, नोटिफिकेशन कैसा होगा, इसका नोटेशन कैसा होगा। तो देखिए, कभी भी अगर हमको कोई किसी सेट को दिखाना होता है तो उसे लिखने के लिए एक कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। ए से लेकर जेड में से किसी एक का कैपिटल का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कि वी यूज कैपिटल अल्फाबेट for notation for notation of a set। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो सेट होगा वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट in
करली ब्रैकेट्स। थर्ड पॉइंट, अब समझिए, जैसे हमारे पास, अब देखिए हमारे पास अगर कुछ अभी एक और पॉइंट है कि इफ वी हैव टू राइट एनी अल्फाबेट एज एलिमेंट, अगर हमको किसी अल्फाबेट को लिखना है एज एलिमेंट ऑफ सेट, तो हमेशा उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इफ वी हैव टू राइट एनी अल्फाबेट एज एलिमेंट of set, then we write it in small letters। हम लोग उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं अगर किसी भी अल्फाबेट को हमें लिखना है किसी सेट में तो। ओके, अब इसके बाद से थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे चलते हैं कि कैसे अब कोई सेट हमें लिखना होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट दिया है, वही हम लोग एक सेट लिख रहे हैं, सॉरी वॉवेल्स ऑफ, जो इंग्लिश में जो भी वॉल्स होते हैं उसका एक सेट लिख रहे हैं, तो हम लोग उसको, मान लो वॉवेल है तो भी से दिखा सकते हैं, कैपिटल भी। और इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करली ब्रैकेट में ए, और बीच में ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये कॉमा से सेपरेट होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हो गया हमारा। फिर अगर हमें लिखना है कोई नंबर लिखना है, मान लीजिए नेचुरल नंबर लिखना है, लेस देन 10 तक लिखना है नेचुरल नंबर, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा नोटेशन हो। अब इसमें ये जो एलिमेंट्स है, ये जो अंदर है, इसको कहता है एलिमेंट या मेंबर। इसको क्या कहता है, एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स कहते हैं हम लोग, या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, या मेंबर्स भी कहते हैं, ये चीजें हैं। सो इसको नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी हम लोग, सम मैथमेटिकल सेट्स। कुछ मैथमेटिकल सेट के बारे में जानते हैं हम लोग। कुछ मैथमेटिकल सेट्स क्या हैं, तो मैथमेटिकल सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं जेड। सबसे पहले शुरू करते हैं एन से। एन क्या होता है, एन इज नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होता है, 1 से 2 3 4, कहाँ से जाएगा, इनफाइनाइट तक। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं, होल नंबर। तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3, कहाँ से जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसके बाद क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटीजर। इंटीजर कहाँ से शुरू होता है बच्चों, ये होता है माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब इसमें जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उन सबको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, सबको पता होगा। 1 2 3 4 यहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और जो जेड नेगेटिव वाले हैं बाकी सब माइनस इनफाइनाइट से -4 -3 -2 -1, ये निगेटिव इंटीजर है। 0 को जीरो इंटीजर कहा जाता है। इसके बाद से क्या बचता है, हमारे पास बचता है रेशनल नंबर्स, फिर बचता है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, पता है सबको, और इसमें ये सारे आ जाते हैं। इरेशनल नंबर को टी से दिखाते हैं। फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर में ये पॉजिटिव वाले आएंगे, और इन सबको मिला करके जो लिखते हैं वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। रियल नंबर को हम लोग आर से दिखाते हैं, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम लोग थोड़ा सा रिकैप में चल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल कह सकते हैं। और डेसिमल में आता है टर्मिनेटिंग, और एक क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, पता होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 आता है, रिपीटिंग, और एक आता है नॉन रिपीटिंग। और ये विदाउट डेसिमल वाले में क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, इसमें सेट एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जेड आ जाएगा, पूरा ये सब। और ये इन सबको मिला करके क्या बनता है,
रियल नंबर्स, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये कुछ सेट हैं जिनके नाम हमको याद रखने पड़ेंगे। रेशनल नंबर में ये सब आ जाएगा टोटल। इरेशनल नंबर में ऐसे पॉइंट जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर पाए वो आ जाएंगे, और ये सारे मिलकर के किस में आ जाएंगे, रियल नंबर्स में आ जाएंगे, जिनको कैपिटल आर से हम लोग दिखाते हैं। और रियल नंबर में फिर एक होता है आर प्लस, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब इस रियल नंबर में कुछ नेगेटिव भी होंगे, जैसे यही वाले, तो नेगेटिव वाले नेगेटिव रियल नंबर होंगे और ये पॉजिटिव वाले पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। सो नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू मतलब कि जैसे संबंध रखता है या उसका है। बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखता है या उसका है। इसका एक और मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ, ये भी कह सकते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब हुआ एलिमेंट्स ऑफ। जैसे बिलोंग्स टू मतलब संबंध, जैसे मान लीजिए कि हम हैं तो मैं अपने परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मेरे परिवार का एक सेट बनेगा तो मैं उसमें एक एलिमेंट रहूंगा। सेम एज और भी जितने भी नंबर्स हैं जिस सेट में रहते हैं उस सब क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि कोई सेट है, ये एक सेट कैपिटल ए है और ये 1 2 3 4 5 6 तक लिखा गया है इसमें, तो हम कहेंगे कि जो 3 है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। इसको कहते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं क्या, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए कि इसमें 7 नहीं है तो हम कहेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको क्या पढ़ते हैं, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो है बिलोंग्स टू का मतलब हुआ, बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि एलिमेंट है उसका या उसे संबंध। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 3 इज एलिमेंट ऑफ, ऐसे बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही पढ़ा। लेकिन जो मेन इसका सही चीज है वो ऐसा है कि 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 किसमें का है, ए का है। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब क्या, 7 किसमें नहीं है, ए में नहीं है। और अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है हम लोग का वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे उसको लिखा जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है, सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म जिसको कहा जाता है, या और इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। इन दोनों चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब कि सिंपल सा बात है कि बहुत सारे एलिमेंट है उनको एक साथ लिख दिया जाए। जैसे कि अभी तक हम लोग जो भी, जैसे भी मैंने अभी नोटेशन जो भी बताया था, जिस तरह से हम लोग किसी सेट को लिख रहे थे वो टेबुलर फॉर्म ही था। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दें, मेरे पास एक सेट है, लिख रहा हूँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो ये कैसे होगा, m से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। m जो है नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए मैंने कैपिटल एन लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, मैंने बताया है। और एलिमेंट जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो ये जो मेथड है, इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। ऑन द अदर हैंड सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, तो ये जो ऊपर लिखा गया, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो लिखा गया ना, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, वही सेट बिल्डर मेथड है। लेकिन आखिर में इसको नोट कैसे, लिखते कैसे हैं, अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि यही सेट बिल्डर मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो अगर हम उस सेट का प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, जैसे उस सेट के एलिमेंट को न लिख करके उस सेट का जो प्रॉपर्टी है उसको लिखा जाए, तो जो सेट बनेगा या जो सेट लिखने का तरीका होगा वो सेट बिल्डर मेथड होगा। ओके, यू गॉट इट।
देखिए कैसे, अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखने के लिए एक तरीका होता है, इसमें हम लोग कोई अल्फाबेट यूज करते हैं स्मॉल लेटर में। जैसे देखिए सेट बिल्डर मेथड में, जैसे इसी सेट को मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कैपिटल एन इक्वल्स टू, मैं एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं एक अल्फाबेट ले लिया, मैंने एक्स ले लिया है। आप चाहें तो कोई और भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी वाई जेड कुछ भी। तो हम कह रहे हैं कि एन इक्वल्स टू एक्स, मतलब एन में क्या है, एक्स है, लेकिन ये एक्स क्या होना चाहिए, एक्स जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होने चाहिए ना। तो हम ऐसे लिखते हैं एन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, इसको हम लोग कहता है सेमी कॉलन, इसका मतलब होता है सच दैट एक्स इज एक्स क्या है, एन तो एक नेचुरल नंबर का सेट है और उस नेचुरल नंबर में बहुत सारे सेट हो गए ना, 1 से लेकर इनफिनिट तक, लेकिन हमें लिखना कहाँ तक है, 6 तक ही। तो उस एन में एक्स है और ये एक्स कैसे है, तो एक्स इज व्हाट, नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये हमारा सेट हो गया। कुछ और एग्जांपल इस पे करते हैं। जैसे एक सेट हमें दिया गया है, कोई सेट ए इक्वल्स टू दिया गया है और कोई सेट हमें दिया गया है 1 4 9 16 25 ऐसे दिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए इसके प्रॉपर्टी को आप पहचानिए कि इसमें क्या है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें हुआ क्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप समझ जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ नहीं है, बस 5 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब का क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ रहा है बात। तो अब इस सेट को हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या है, तो x क्या है जी, x इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा और आसान, थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा सा टिपिकल में ऐसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। और लिख सकते हैं वेयर a की वैल्यू क्या है, तो a जो है 1 या 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और क्या है, a इज नेचुरल नंबर। तो ऐसे करके इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें। तो ये हमारा जो मेथड हुआ, ये क्या हुआ, सेट बिल्डर मेथड हुआ। अब थोड़ा सा फिर से समझिए कि हम लोग कैसे सेट बिल्डर मेथड लिखते हैं और कैसे रोस्टर मेथड लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि इन सेट बिल्डर मेथड वी डज नॉट राइट द एलिमेंट्स बट वी राइट द प्रॉपर्टी of the given set. In this set, we use some alphabets like X, Y, Z, A, B, C, D, and also we use a semicolon. But on the other hand, in the roster method or tabular method, we write all the given element in that set. टेबुलर मेथड में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट दिया रहता है उन सबको लिख लेते हैं इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, यू गॉट इट। सो pause the video, note it down. ओके स्टूडेंट्स, तो सेट का पूरा डेफिनेशन, पूरा उसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, पहला एग्जाम्पल करें राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन लिखना। एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हमें लिख देना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा, उसको हमें सेट के फॉर्म में लिख देना। ध्यान रखिएगा कि उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो आइए लिखते हैं हम लोग इसको। हमारे पास ये सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इसको सबसे पहले तोड़ेंगे दो हिस्सों में। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2 है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है आराम से। -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो और जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन करते हैं तो x माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, 2 कॉमन करेंगे x माइनस 1 यहाँ बच जाएगा इक्वल्स टू 0। हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड -2। अब इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो सॉल्यूशन है तो इसको कैसे लिखते हैं, यस से लिखते हैं, एस फॉर सॉल्यूशन, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है मीन्स 1, -2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं क्या करें। राइट द स्टेट x such that x is a positive integer and x square equals less than 40 in a roster form। मतलब हमें एक सेट लिखना है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इसको बहुत ध्यान से जब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आराम से जब इसको पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। हमें एक सेट लिखना है और सेट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, और वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और वो पॉजिटिव इंटीजर कैसे होने चाहिए कि अगर उनका स्क्वायर करें तो कितना आए, 40 से कम आए, इसका मतलब हुआ। और इसे रोस्टर फॉर्म लिखना, चलिए इस सेट का नाम लिखते हैं ए। अब ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, 1 से 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का 36। लेकिन 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 49 और वो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सेट कहाँ तक होगा, यही तक होगा। आंसर ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल है कि राइट द सेट, ये एक सेट है a इक्वल्स टू 1, 4, 9, 25 ऐसे करके इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इस सेट को थोड़ा सा हम लोग ऐसे करते हैं। अगर ऐसे करें, मैं लिखूं 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है और ये लास्ट तक बहुत आगे तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ऑल ओवर ये जो सेट है ये पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट है लेकिन उसका स्क्वायर हुआ है। तो अब जब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू, कहेंगे सच x है, a में क्या है x और x क्या है, तो x सच दैट x इक्वल्स टू n का स्क्वायर। x क्या है, x इक्वल्स टू n का स्क्वायर है और n पर क्या करते हैं, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे एक पॉइंट मेरा छूट रहा था कि जब हम लोग सेट लिखते हैं, व्हेनेवर हम लोग जब कोई सेट लिखते हैं तो उस सेट में यदि एक से अधिक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट यदि एक से अधिक बार अगर रिपीट किया गया है तो सेट लिखते समय उस एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास लिखना है कि राइट द लेटर्स ऑफ स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको कहेंगे a इक्वल्स टू, कोई सेट है जिसमें s है, c है, h है, o एक ही बार आएगा और l आएगा। क्योंकि o डबल है तो हम उसको 2 बार नहीं लिखते हैं। जब भी कोई सेट दिखाई देता है उसमें जो होता है वो रिपीट नहीं होता। और एक चीज और, इसी सेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नाम हो इसका और कोई l यहाँ पे लिख दे, CSHO, तभी इस सेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। मतलब क्या कि इन अ सेट ओनली द एलिमेंट्स मैटर बट इट डज नॉट मैटर दैट इन व्हाट वे या इन विच वे द एलिमेंट्स आर रिटेन इन द गिवन सेट। किसी भी सेट में जो एलिमेंट है वही मैटर करते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उस एलिमेंट को किस
ऑर्डर में लिखा गया है। और एक चीज मैंने बताया था कि कभी भी अल्फाबेट को स्मॉल में ही लिखें, लेकिन मैंने यहाँ पे स्मॉल नहीं लिखा है क्योंकि हमें जो सेट मिला था वह कैपिटल लेटर का ही सेट है। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे।